आज की इस बेहतरीन और एकदम फ्रेश गहाओं चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अपनी कॉफी या चाय का कप लेके बैठ गए हैं, आराम से बैठिए, क्योंकि आज हमारा जो मिशन है ना, वो सिनेमा की सिर्फ ऊपरी चकाचौंध या किसी आम गॉसिप के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं, जो इंटरव्यूज हैं और बॉक्स ऑफिस के कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनकी हम आज पढ़ते खोलने वाले हैं। हाँ, वही तो। जब मैंने ये आंकड़े देखे तो मेरा खुद का दिमाग चकरा गया था। ये सब साफ दिखाते हैं कि सिनेमा सिर्फ एक पर्दा नहीं है। ये एक ही वक्त में एक बहुत खूबसूरत कला है, एक जबरदस्त बड़ा बिजनेस है और सबसे बढ़कर इंसानी जज्बातों का एक समंदर है। तो चलिए आज की ये डीप डाइव शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं सभी को याद दिला दूं कि आज हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ेंगे, हम उनके पीछे छुपे क्यों और कैसे के तारों को जोड़ेंगे। आमतौर पर जो हम स्क्रीन पर देखते हैं ना, उसके पीछे का अर्थशास्त्र और दिमागी खेल उससे भी ज्यादा ड्रामेटिक होता है। और आज तो बॉक्स ऑफिस के कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन पर यकीन करना वाकई मुश्किल है। अरे शुरुआत ही उसी नंबर गेम से करते हैं, बॉक्स ऑफिस का महासंग्राम और जैसे हम कह सकते हैं स्मार्ट अर्थशास्त्र। मतलब मैंने जब ये पहली खबर पढ़ी तो मुझे 2 बार चेक करना पड़ा। मैं समझ सकती हूँ, उस खबर का असर ही कुछ ऐसा था। है ना? जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा बड़ा सुपरस्टार जिसकी फिल्में वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन का बिजनेस कर चुकी हैं, वो अपनी एक बहुत बड़ी फिल्म को ईद जैसी प्राइम रिलीज डेट से पीछे हटा लेता है। सिर्फ इसलिए ताकि क्लैश से बचा जा सके। हाँ, ताकि धुरंधर 2 और टॉक्सिक जैसी भयंकर फिल्मों के क्लैश से बचा जा सके। मतलब मुझे हमेशा लगता था कि ये जो इतने बड़े स्टार्स होते हैं, ये अपनी रिलीज डेट को अपनी जागीर समझते हैं, किसी के लिए पीछे नहीं हटते। पहले शायद ऐसा ही होता था, जब ईगो और स्टारडम उन एक्सेल शीट्स पर भारी पड़ते थे। लेकिन अब देखिए ना, आज का खेल पूरी तरह बदल चुका है। ये फैसला किसी डर का नतीजा नहीं है, ये एक बहुत ही संधी हुई, कहो तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सही कह रही हैं। इसी बारे में शोभा दे की जो अभी टिप्पणी आई है, वो इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। उन्होंने धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह के रोल्स को लेकर जो एक हाइप बनाई जा रही है ना, उसका बड़ा बारीकी से विश्लेषण किया है। हाँ, वो आर्टिकल मैंने भी पढ़ा, लेकिन ये जो हाइप होती है, ये आखिर बॉक्स ऑफिस के इस मैथमेटिक्स को कैसे बदल देती है? देखिए, शोभा दे ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे किसी फिल्म की राजनीतिक रूपरेखा और दर्शकों के बीच बनाई गई एक बेचैनी बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा माहौल तैयार कर देती है जहां किसी दूसरी फिल्म के लिए सांस लेने की जगह ही नहीं बचती। जगह ही नहीं बचती। बिल्कुल, दोनों तरफ नुकसान होता है। वही ना, बड़े क्लैश में अक्सर एग्जिबिटर्स मतलब जो सिनेमा घर वाले होते हैं और दर्शक दोनों बढ़ जाते हैं। ऐसे में $1 बिलियन वाला स्टार भी समझता है कि अपनी फिल्म की कमाई को आधा करने से बेहतर है कि किसी और दिन चुपचाप सोलो रिलीज की जाए। ये वो छुपे हुए फैक्टर्स हैं जो तय करते हैं कि कौन सी फिल्म इतिहास रचेगी और कौन सी बस एक बड़ी गलती बनकर रह जाएगी। मतलब अब ईगो से ज्यादा इकोनॉमिक्स पर ध्यान दिया जा रहा है। और इस स्मार्ट इकोनॉमिक्स का ना एक और जबरदस्त उदाहरण देखिए। मैंने जब अक्षय कुमार और सैफ अली खान की आने वाली फिल्म हवान के आंकड़े देखे तो मैं सच में हैरान रह गया था। उन्होंने तो रिलीज से पहले ही गेम पलट दिया। वही तो, ये फिल्म अभी तक सिनेमा घरों में उतारी भी नहीं है, लेकिन इसने अपने नॉन थिएट्रिकल राइट्स जैसे कि सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट्स करीब 80 करोड़ रुपए में बेच दिए हैं। मतलब रिलीज से पहले ही मेकर्स ने अपनी 70% लागत निकाल ली। ये काम कैसे करता है आखिर? ओटीटी और टीवी चैनल्स ऐसी फिल्म पर इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं जिसका भी बॉक्स ऑफिस पर टेस्ट भी नहीं हुआ है? इसे ही आज के फिल्म बिजनेस में डी रिस्किंग कहते हैं। अब देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और टीवी नेटवर्क्स को लगातार नए कंटेंट की जरूरत तो होती ही है। हाँ, उन्हें तो रोज कुछ नया चाहिए। बिल्कुल। और जब किसी फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान जैसे बड़े नाम जुड़े हों तो एक गारंटीड व्यूअरशिप मिल ही जाती है। इसलिए वो रिलीज से पहले ही एक फिक्स्ड अमाउंट देकर राइट्स खरीद लेते हैं। ये मेकर्स के लिए एक कमाल का सेफ्टी नेट है। अगर फिल्म सिनेमाघर में फ्लॉप भी हो जाए ना, तो भी वो लोग नुकसान में नहीं रहेंगे। ये तो सच में एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। और देखिए, सिर्फ डिजिटल राइट्स ही नहीं, ऑडियो राइट्स का बाजार भी आजकल आसमान छू रहा है। टी सीरीज ने रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 के सिर्फ म्यूजिक राइट्स के लिए करीब 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। 9 करोड़ सिर्फ गानों के लिए? हाँ, 9 करोड़। और वहीं एक दूसरी तरफ देखिए, रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 आई। बिना किसी बड़े शोर शराबे या पीआर स्टंट के इस फिल्म ने 4 हफ्तों में 75 करोड़ कमा लिए। ये अपने आप में एक बेहद मजबूत और साइलेंट फ्रेंचाइज बनकर उभरी है। लेकिन इस सब में ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। जहां एक तरफ हम 80 करोड़ और 9 करोड़ की इन प्री रिलीज डील्स की बात कर रहे हैं,
वहीं 2025 की जो सबसे ज्यादा मुनाफे वाली फिल्म साबित हुई है, उसका बजट सुनकर शायद यहाँ किसी को यकीन ना हो। क्या बजट था उसका? वो फिल्म सिर्फ 50 लाख रुपए के बजट में बनी है। सिर्फ 50 लाख? आज के दौर में जहां एक स्टार की वैनिटी वैन का बिल इससे ज्यादा आ जाता है। वही तो बात है। पहले ये फिल्म क्षेत्रीय भाषा में आई, फिर जनवरी में इसका हिंदी रोल आउट हुआ और अब ये सीधा OTT पर आ रही है। तेजा सजा का जो हाल ही का इंटरव्यू आया है वो इस बात पर बहुत अच्छी रोशनी डालता है कि कैसे उन्होंने मिराई को इतने सीमित बजट में शूट किया। हाँ, उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने जुगाड़ और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि जब आपके पास संसाधन कम होते हैं तो महंगे VFX की जगह कहानी की गहराई और स्मार्ट कैमरा ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है कि क्या सिनेमा की सफलता हमेशा भारी भरकम बजट की ही मोहताज होती है? मुझे लगता है शायद नहीं। और जब हम एक अच्छी कहानी और विजन की बात कर ही रहे हैं तो चलिए सिनेमा की जो असली आत्मा है, जो उसकी कला है, उसकी तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। अदिति राव हैदारी का गांधी टॉक्स का अनुभव मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा प्रेरक लगा। हाँ, क्योंकि उस फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं है। सोचिए ना, अदिति ने खुद बताया कि बिना कुछ बोले सिर्फ अपने चेहरे के हाव भाव और आंखों से पूरी कहानी बयान करना उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। आज के इस शोर शराबे वाले सिनेमा में जहां भारी भरकम और लाउड डायलॉग्स का बोलबाला है, वहां मौन रहकर एक्टिंग करना वाकई एक सच्ची कला है। ये मौन की जो भाषा है ना, ये हमें सिनेमा के उस सुनहरे दौर की याद दिलाती है जहां भाव ही सब कुछ हुआ करते थे। और इसी पुरानी यादों से जुड़ता हुआ एक और शानदार वाकया है हमारे पास। हाँ, कौन सा? अरुंधति रॉय द्वारा लिखित और प्रदीप कृष्ण द्वारा निर्देशित एक 1989 के कल्ट क्लासिक फिल्म है इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। अब 37 साल बाद फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन इस फिल्म को 4K रेस्टोरेशन के साथ वापस सिनेमाघरों में ला रहा है। अरे, मैंने सुना है कि इस फिल्म में शाहरुख खान का भी एक छोटा सा किरदार है, वो भी तब का जब वो सुपरस्टार नहीं बने थे। हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये वो एक गे किरदार है। उस दौर में 1989 में इस तरह का विषय चुनना और ऐसा रोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और देखिए, इस फिल्म का ये जो 4K रेस्टोरेशन हो रहा है, ये सिर्फ एक पुराने वीडियो को साफ करना नहीं है, ये हमारे सिनेमाई इतिहास के एक बहुत ही अनमोल हिस्से को संरक्षित करने का एक प्रयास है। वही ना। और इस रेस्टोरेशन और संरक्षण की बात से मुझे तकनीक और कला के बीच की एक और बड़ी बहस याद आ गई। आज हम पूरी तरह से डिजिटल युग में जी रहे हैं, हर चीज बस एक हार्ड ड्राइव में कैद है। पर हाल ही में चेन्नई के प्रसाद लैब्स के एक टूर की बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई थी। वहां उन्होंने एनालॉग नेगेटिव्स की अहमियत समझाई। ये एनालॉग का जादू आज के इस VFX और डिजिटल कलर ग्रेडिंग के दौर में आखिर कैसे टिकता है? देखिए, डिजिटल में जो पिक्सेल्स होते हैं वो एकदम शार्प और परफेक्ट होते हैं जी, उनमें कोई गलती नहीं होती। लेकिन जो एनालॉग रील होती है ना, उसमें जो ग्रेन या एक दानेदार टेक्सचर होता है वो एक अजीब सी गर्माहट देता है जो डिजिटल आपको कभी नहीं दे सकता। प्रसाद लैब्स में आज भी जो काम हो रहा है वो ये साबित करता है कि पोस्ट प्रोडक्शन में इन मशीनों से ज्यादा इंसानी कला, जिसे हम ह्यूमन आर्टिस्ट्री कहते हैं, उसकी अहमियत है। मतलब वो हर एक फ्रेम को अपने हाथ से ठीक करते हैं। हाँ, एक एक एनालॉग फ्रेम को हाथ से संवारना, वो जो धैर्य चाहिए, वो समर्पण, यही तो सिनेमा का असली जादू है। आपको पता है, आज भी दुनिया के कई बड़े हॉलीवुड और आलमी डायरेक्टर्स डिजिटल की बजाय पुरानी फिल्म रील पर शूट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें एक अजीब सी जीवंतता होती है। सही बात है। और शायद इसी जीवंतता ने भारतीय सिनेमा को ग्लोबल मंच पर भी इतनी बड़ी पहचान दिलाई है। अगर हम 1946 में चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर को कान्स में मिले सम्मान से शुरू करें, वहां से लेकर 2024 में पायल कपाडिया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को कान्स में ग्रैंड प्री मिलने तक का जो सफर है वो कमाल का है। जो लोग शायद नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ग्रैंड प्री कान्स फिल्म फेस्टिवल का दूसरा सबसे बड़ा और बेहद प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये साफ दिखाता है कि हमारी कहानियों में पूरी दुनिया में गूंजने की ताकत तो है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो मुझे थोड़ा खटकता है। कौन सा विरोधाभास? लेटरबॉक्स्ड की लिस्ट का। अब लेटरबॉक्स दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसे आप फिल्मों का गुड रीड्स भी कह सकते हैं। हाल ही में उनकी टॉप 500 फिल्मों की लिस्ट आई और आप यकीन नहीं करेंगी, उसमें सिर्फ 9 भारतीय फिल्में हैं। सिर्फ 9? ये तो वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है। और उसमें भी सत्यजीत रे की अपुर संसार सबसे ऊपर 93 नंबर पर है। हमारी नायकन, मदर इंडिया, शोले जैसी महान फिल्में इस लिस्ट से पूरी तरह से गायब है।
आखिर ऐसा क्यों है? ये कटकने वाली बात जरूर है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि ग्लोबल सिनेमा के इन मानकों को आखिर तय कौन कर रहा है? क्या आज भी सिर्फ पश्चिमी नजरिया ही हमारी कला को जज करने का इकलौता पैमाना बन गया है? या फिर शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि हम खुद अपनी क्लासिक फिल्मों को दुनिया भर के सिने प्रेमियों तक सही तरीके से पहुंचाने और उनकी मार्केटिंग करने में चूक रहे हैं। ये भी एक वैलिड पॉइंट है। जब हम कांस में ग्रैंड प्री जीतते हैं तो हमें लगता है कि हमने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन जब ऐसी अहम ग्लोबल लिस्ट से हमारी क्लासिक फिल्में बिल्कुल गायब मिलती हैं तो समझ आता है कि अपना ग्लोबल फुटप्रिंट बनाने का ये सफर अभी बहुत लंबा है। बिल्कुल लंबा है। लेकिन देखिए, सिनेमा सिर्फ इन ग्लोबल फुटप्रिंट्स या पर्दे की कहानियों तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे जो इंसान काम कर रहे हैं उनकी असली जिंदगी, उनके संघर्ष और उनके जज्बात भी उतने ही गहरे होते हैं। अगर हम थोड़ा कैमरे के पीछे की जिंदगी की बात करें तो सुतापा सिकदार का वो नोट पढ़कर शायद ही किसी की आंखें नम ना हुई हों। वो वाकई बहुत मार्मिक था। उन्होंने इरफान खान को उनकी एनिवर्सरी पर जिस तरह याद किया, वो दिल छू लेने वाला था। हाँ, और सबसे भावुक करने वाली बात उसमें ये थी कि उन्होंने अपनी सालगिरह की तारीख 23 चुनी थी, जो कि दरअसल सुतापा का अपना जन्मदिन भी है, ताकि इरफान कभी वो तारीख भूल ना पाएं। सुतापा ने अपने नोट में ये भी लिखा कि इरफान 25 साल बाद उनसे दोबारा शादी करना चाहते थे। जब हम इन सितारों को पर्दे पर इतना चमकता हुआ देखते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि वो भी प्यार, खालीपन और यादों के उसी दर्द से गुजरते हैं जिससे कोई भी आम इंसान गुजरता है। इंसानियत और रिश्तों की यही सच्चाई तो कलाकारों को जमीन से जोड़े रखती है। सफलता अक्सर लोगों का दिमाग खराब कर सकती है अगर आपके आसपास कोई आपको आईना दिखाने वाला ना हो। आप थालापति विजय का ही उदाहरण ले लीजिए। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, इतना बड़ा स्टारडम, लेकिन विजय की इस मैसिव सफलता के पीछे उनकी पत्नी संगीता का एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। वो कैसे? मतलब किस तरह से उन्होंने मदद की? आमतौर पर होता यह है कि इंडस्ट्री में स्टार्स के आसपास ऐसे ही लोग होते हैं जो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और तारीफ करते हैं। लेकिन विजय के करियर में उनकी पत्नी संगीता उनकी सबसे सख्त आलोचक रही हैं। वो सीधे तौर पर उन्हें बताती हैं कि कौन सी फिल्म काम कर रही है और कौन सी बिल्कुल नहीं। ये वो जमीनी सच है जो किसी भी बड़े स्टार को एक नकली बबल में जीने से रोकता है। सच में एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में। और जब हम जमीनी सच और इन संघर्षों की बात कर ही रहे हैं, तो सुनील शेट्टी ने हाल ही में राज शामानी के पॉडकास्ट पर जो बातें साझा की हैं वो लाजवाब है। हाँ, उन्होंने वहां सिर्फ अपनी कामयाबी के बातें नहीं की, बल्कि रिजेक्शन पर बहुत खुलकर चर्चा की है। सुनील शेट्टी ने बताया कि जब उनका फिल्मी करियर एक ढलान पर था, तब उन्होंने किस तरह रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल रिस्क लेकर खुद को संभाला। एक अभिनेता होने के साथ साथ एक सच्चा सर्वाइवर होना क्या होता है, ये उन्होंने बहुत बखूबी समझाया उस इंटरव्यू में। सुनील शेट्टी की ये जो हार ना मानने वाली बात है ना, ये मुझे इंडस्ट्री के एक और अहम पहलू की तरफ ले जाती है। देखिए, जब आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में फेल होते हैं तो वो फेलियर बहुत सार्वजनिक होता है, सब देखते हैं। जैसे अनुभव सिन्हा ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में अपनी फिल्म रावण की विफलता पर बहुत बेबाकी से बात की। हाँ, उन्होंने कुछ छुपाया नहीं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने स्वीकार किया कि वो फिल्म उनके करियर का एक बेहद मुश्किल दौर था। और इसके साथ ही उन्होंने शाहरुख खान, धर्मेंद्र और ऋषि कपूर के साथ अपने निजी रिश्तों और वक्त के साथ उन रिश्तों में आई दूरियों पर भी पूरे दिल से चर्चा की। अपनी असफलता को इस तरह सार्वजनिक मंच पर स्वीकार करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत हिम्मत चाहिए। और ये बात दिखाती है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ हिट्स के बारे में नहीं है, ये नीचे गिर के वापस आने के बारे में भी है। लेकिन कभी-कभी चुनौतियां सिर्फ बॉक्स ऑफिस या करियर तक सीमित नहीं होती, वो असल दुनिया की पॉलिटिक्स और भौगोलिकता से भी जुड़ी होती हैं। जैसे बंगाली अभिनेत्री सुभाश्री गंगोली और उनके 5 साल के बेटे युवन का जो हाल ही का मामला सामने आया। हाँ, वो तो बहुत डराने वाला मामला था। मौजूदा जियोपॉलिटिक्स संकट और वहां फ्लाइट्स रद्द होने के कारण वो दोनों दुबई में ही फंस गए थे। ऐसी घटनाएं अचानक हमें याद दिलाती हैं कि भले ही हम इन सितारों को किसी अलग दुनिया का हिस्सा मानते हों, लेकिन इस दुनिया की जो राजनीतिक और भौगोलिक उथल-पुथल है, वो उनके जीवन को भी वैसे ही रोक सकती है जैसे हमारे जीवन को। एकदम सही कहा आपने। और जहां असल जिंदगी है, वहां सिर्फ ठहराव हुई है, वहां तो विवाद और हलचल भी बहुत है। अब देखिए ना, हाल ही में करण औजला के दिल्ली कॉन्सर्ट में जो हुआ, वो आज के इस मॉडर्न कल्चर का एक अजीब सा चेहरा पेश करता है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वो वाकई एक ऐतिहासिक इवेंट था। वहां करीब 75,000 लोगों की भीड़ थी। 75,000 लोग,
और उसी जश्न के बीच वीआईपी लॉन्ज में भयंकर लड़ाई हो जाती है। कुर्सियां चल रही हैं, हाथापाई हो रही है, और ये सब रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो गया। एक तरफ तो संगीत का इतना बड़ा जश्न चल रहा है जहां हजारों लोग एक साथ गा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी के वीआईपी सेक्शन में ऐसा व्यवहार। ये विरोधाभास मेरी तो समझ से परे है। विरोधाभास की बात करें तो राजपाल यादव का जो हालिया कदम सामने आया है वो भी कानूनी और कलात्मक उलझनों का एक अजीब सा मिश्रण ही लगता है। एक तरफ तो उनका चेक बाउंस का कानूनी विवाद चल रहा है जिसके चलते वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, और ठीक उसी समय उन्होंने ये हैरान करने वाला फैसला किया है कि वो अपनी पुरानी फिल्म अता पता लापता के 2-2 मिनट के क्लिप्स सोशल मीडिया पर रिलीज करेंगे। ये तो साफ तौर पर लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात हो गई ना। या शायद अपने आत्मसम्मान को बचाने की एक कोशिश भी हो सकती है। उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्होंने अपनी इन परेशानियों के लिए इंडस्ट्री से कभी मदद क्यों नहीं मांगी। ये वाकई एक कलाकार के कानूनी विवादों और उसकी अपनी कला के प्रति जो एक जिम्मेदारी होती है उसके बीच का एक बहुत ही जटिल संतुलन है। कानूनी विवादों और निष्ठा की बात उठी है तो एक और खबर है जिसने इंटरनेट की दुनिया में पूरा तूफान ला दिया है। एक 19 मिनट और 34 सेकंड का प्राइवेट लीक वीडियो अचानक वायरल हो गया है। अब हम यहाँ किसी भी तरह की गॉसिप या अटकलें नहीं लगाएंगे और ना ही हम ये बताएंगे कि उस वीडियो में कौन है, लेकिन जिस कपल का ये वीडियो बताया जा रहा है वो इस विवाद के बाद से पूरी तरह सार्वजनिक जीवन से गायब ही हो गए हैं। और ये पूरी स्थिति एक समाज के तौर पर हमारे लिए बहुत चिंताजनक है। इंटरनेट की इस तेज और लगभग निर्दयी दुनिया में किसी की भी निजता का इस तरह छिन जाना और फिर इसका मनोरंजन की तरह हर जगह शेयर किया जाना, यह दिखाता है कि डिजिटल प्राइवेसी आज के वक्त में कितनी नाजुक हो चुकी है। ऐसे में तथ्यों को निष्पक्ष रूप से देखना और पूरी जिम्मेदारी से पेश आना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। खैर, इस भारी विषय से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इस माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए पॉप कल्चर, फैशन और छुट्टी के दिन की तरफ मुड़ते हैं। पता है, फैशन की दुनिया आजकल एक अलग ही लेवल पर चल रही है। मिलान फैशन वीक में गुची शो में आलिया भट्ट नजर आई थी और उनका वो ओवरसाइज चश्मा, अरे वो चश्मा तो वाकई पूरे इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया। एक ऑफ शोल्डर ड्रेस जिसने अपनी सादगी और एलिगेंस के साथ सारी महफिल ही लूट ली। और रणबीर कपूर तो खैर हर इवेंट में अपने बेहतरीन फैशन सेंस के लिए जाने ही जाते हैं। हाँ, उनका तो अलग ही स्वैग है। बिल्कुल। और देखिए, फैशन के साथ साथ पहचान और उम्र को लेकर भी अभिनेत्रियों के विचार अब काफी मुखर होते जा रहे हैं। राकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में एक बहुत ही दमदार बयान दिया है। जब उनसे मीडिया में उम्र को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत शांति से कहा कि आप उतने ही बूढ़े हैं जितना आप महसूस करते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में उम्र को लेकर हमेशा से एक पैमाना रहा है, खासतौर पर अभिनेत्रियों के लिए तो बहुत ज्यादा। इसे इस तरह सीधे चुनौती देना एक नई और ताजा आवाज की तरह लगता है, और ऑडियंस की उत्सुकता का तो कोई पैमाना ही नहीं बचा आजकल। फिल्म स्पिरिट के उस नए पोस्टर को ही ले लीजिए जिसमें विवेक ओबरॉय नजर आ रहे हैं। हाँ, और उस पोस्टर में विवेक ओबरॉय के साथ एक मिस्ट्री गर्ल भी नजर आ रही है, और इंटरनेट पर फैंस ने एक अलग ही जासूसी अभियान चला रखा है इस वक्त। हाँ बिल्कुल, कोई पूरी लॉजिक और थ्योरी के साथ कह रहा है कि वो तृप्ति दिमरी हैं, तो कोई वही स्क्रीनशॉट जूम करके सबको यकीन दिला रहा है कि नहीं भाई ध्यान से देखो वो निकिता दत्ता है। जब तक मेकर्स खुद इसका खुलासा नहीं करते, ये सस्पेंस और ये बहस ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। पर सस्पेंस और मनोरंजन की ये जो भूख है ना दर्शकों की, इसे शांत करने के लिए हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। इस बार होली के वीकेंड पर भले ही सिनेमाघरों में कोई बड़ी थिएट्रिकल रिलीज ना हो, लेकिन OTT पर सौगातों की कोई कमी नहीं है। एकदम सही। घर पर अपने परिवार के साथ आराम से बैठकर देखने के लिए कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, जैसे सूबेदार, यंग शर्लॉक, हेलो बच्चों और लालो जैसी नई फिल्में और सीरीज लगातार स्ट्रीम हो रही हैं। त्योहार के दिन जब आप रंग खेलकर थक जाएं, तो इन सब को आराम से देखने का अपना ही एक अलग सुकून है। और अगर कुछ सच में सुकून भरा सुनना होना इस त्योहार पर, तो मैं सभी को वरलक्ष्मी शरत कुमार की फिल्म सरस्वती का वो गाना लाली लाली सुनने की सलाह दूंगा। ये एक माँ और बेटी के खूबसूरत रिश्ते पर आधारित एक बेहद प्यारा और भावुक कर देने वाला गीत है। वो सच में एक बहुत ही मधुर गाना है। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा का आखिर क्या मतलब निकलता है? बॉक्स ऑफिस के उन करोड़ों के स्मार्ट मैथमेटिक्स से लेकर एनालॉग फिल्मों के बारीकी भरे रेस्टोरेशन तक, इरफान की उन मीठी यादों से लेकर करण औजला के कॉन्सर्ट के उस हंगामे तक, हमने आज लगभग सिनेमा के हर रंग को छुआ है।
अगर हम इन सभी चीज़ों को एक बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो एक बात बिल्कुल समझ आती है कि बॉलीवुड और सिनेमा का ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये सिर्फ रेड कार्पेट्स या चमकते हुए अवार्ड्स तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक और जिंदा स्पेस है जहां हैवान जैसी फिल्मों की 80 करोड़ की प्री रिलीज डील्स और मिराई जैसी 50 लाख की छोटी लागत वाले पैशन प्रोजेक्ट्स एक ही वक्त में एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ कला और व्यापार एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। ये बात एकदम, मेरा मतलब है कि ये निष्कर्ष वाकई इस पूरे इकोसिस्टम की और इस इंडस्ट्री की असली सच्चाई को बयान करता है। और अंत में एक आखिरी विचार है जो मैं आज सभी सुनने वालों के लिए छोड़कर जाना चाहती हूँ। आप लोग इस पर जरूर गौर कीजिएगा। एक तरफ हम चेन्नई के प्रसाद लैब्स में उन पुरानी एनालॉग रीलों को बड़े जतन से सहेज रहे हैं, एक एक फ्रेम करके 37 साल पुरानी क्लासिक फिल्मों को वापस ला रहे हैं। उस काम में पता है, सालों की मानवीय मेहनत, अपार धैर्य और कला के प्रति एक सच्चा समर्पण लगता है। और वहीं दूसरी तरफ 19 मिनट का एक प्राइवेट लीक वीडियो हो या किसी कॉन्सर्ट के वीवीआईपी लाउंज के गंदा झगड़ा, वो सेकंडों में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट वाकई सोचने पर मजबूर करता है, बहुत गहरा है। वही ना, सवाल ये है कि डिजिटल युग की ये जो भयानक स्पीड और ये नई चकाचौंध है, क्या ये सिनेमा के उस पुराने धैर्य, उस ठहराव और उस सुकून वाली कला को धीरे धीरे निगल रही है? या फिर शायद हम एक ऐसे बिल्कुल नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें इस नई वायरल कल्चर की रफ्तार और पुरानी क्लासिक कला के ठहराव के बीच एक नया संतुलन खोजना ही होगा? इस पर आप सब जरूर सोचिएगा। एक ऐसा गहरा सवाल जो हमें सिनेमा और हमारा अपना समाज दोनों के ही भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर कर देता है। समय और कला का ये जो द्वंद्व है ना, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। खैर, आज की इस बेहतरीन गान चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन से हार्टबीट्स तक आप सुन रहे थे बॉलीवुड डीप डाइव फ्रॉम indiareview.com। कहानियों के बीच फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।